नमस्कार। वीडियो के अंक में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित यानी यूपी द्वारा आयोजित पेट 2025 यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को देखते हैं इस लेक्चर में। यहाँ पर देख सकते हैं यह इस जो नोट्स में जो समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति जो यूपी द्वारा आयोजित पेट 2025 के लिए है, इसमें देख सकते हैं क्या निहित है। इसमें देखें तो पेट 2023 परीक्षा 28-29 अक्टूबर 2023 के, इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी पुनर्परीक्षा के, यूपी यानी यूपी कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा, यानी इस सारी परीक्षाओं के इसमें जो होगा वह कॉम्बिनेशन यानी काफ़ी इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये नोट्स बनाया है समसामयिक घटना चक्र। इसके अंतर्गत देखें इसमें हल प्रश्न पत्र जो है 70 यूपी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न इसमें शामिल हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, प्रारंभिक अंकगणित, तर्क, ग्राफ, सामान्य यानी सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, ग्राफ एवं तालिका, तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग इत्यादि इसमें कवर की जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं सारी जानकारी ग्रुप में है। इसमें देखें अनुक्रमणिका के अंतर्गत देखें यानी इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अनुक्रमणिका है। तो इसमें प्रथम 10 जो है यानी यहाँ पर देखें तो जो है सबसे पहले भारतीय इतिहास है। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं कुछ जो लेक्चर हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर देख सकते हैं। कुछ जो लेक्चर है 3-4 वीडियो है लेक्चर फॉर्म में इस पर अपलोड कर दी गई है। तो भारतीय इतिहास में देखें यह जो टॉपिक है 5 नंबर के टॉपिक के अंतर्गत है। सिलेबस को हमने देख लिया था, आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी 5 नंबर का होगा, और भूगोल जो है यह देखें इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक 5 नंबर का है, और भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर का होगा, भारतीय संविधान उसको लोक प्रशासन 5 नंबर का, इसके बाद सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर का, प्रारंभिक अंकगणित भी 5 नंबर का है, सामान्य हिंदी भी 5 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर के हैं, और तर्क शक्ति एवं रीजनिंग भी 5 नंबर के। यानी प्रथम 10 टॉपिक जो है वह देखें तो 5-5 नंबर के, 50 नंबर के प्रथम 10 टॉपिक है। अंतिम 5 टॉपिक जो है वो 50 नंबर के हो गए, यानी 15 टॉपिकों के अंतर्गत कवर की गई है। तो यहाँ से देखें समसामयिकी जो है यानी करंट अफेयर्स यहाँ से 10 नंबर का हो जाएगा, सामान्य जागरूकता यानी रीजनिंग यानी इसको जीके बोलते हैं, ये 10 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश विश्लेषण 10 नंबर का, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का। तो अंतिम 5 जो है ये 10-10 यानी 50 नंबर का, और प्रथम 10 जो है 5-5 नंबर के यानी 50 यानी कुल मिलाकर 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा 2 घंटे के लिए। इस बार देखें इस परीक्षा का आयोजन जो है 6-7 यानी 6 व 7 सितंबर 2025 का आयोजन किया जाएगा। और इस साल परिवर्तन यह है यानी इस बार परिवर्तन है कि इसके परिवर्तन 3 साल कर दी गई, यानी आप एक बार इसको दे करके 3 साल जो है उस जो होगा आपका यानी अंक पत्र होगा जिसमें आपके मार्क्स और परसेंटाइल दिए होते हैं, उसको आप 3 साल तक वैलिड के रूप में यानी यूपी द्वारा जो भी परीक्षाएं आएंगे उसको आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हर साल इसको देने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप अच्छा खासा मार्क ला करके यानी 75 या 80 से ज़्यादा नंबर ला करके 75+80 से ज़्यादा नंबर ला करके 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल लाकर आप 3 साल के जो बार एग्जाम देने से बच सकते हैं। आप जितने भी फार्म आएंगे फॉर्म फिलअप करके सारे एग्जाम को जो मेन एग्जाम है वो कंडक्ट कर सकते हैं या दे सकते हैं। इस दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखें सबसे पहले भारतीय इतिहास इसमें कवर किया गया है। तो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, यानी एक नज़र नोटिफिकेशन पर डालते हैं। नोटिफिकेशन को देखें तो यहाँ पर यह दिया गया है, इसमें हम सिलेबस को देखने के लिए नोटिफिकेशन में आए हैं। यहाँ फार्म के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए यहाँ देखते हैं तो विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2025 का फर्स्ट 1 देख सकते हैं ये, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा पेट का शासन पर अनुमोदित पाठ्यक्रम सिलेबस देख सकते हैं। इस पर हमने जो है समसामयिक घटना चक्र के जो सिलेबस था उस पर हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन यहाँ एथेंटिक रूप से देखें तो भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर का है, इसके अंतर्गत ये टॉपिक कवर की गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का है, भूगोल देखें तो भी 5 नंबर का होगा। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का है, इसके बाद भारतीय संविधान लोक प्रशासन 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान 5 नंबर, प्रारंभिक गणित 5 नंबर का, और इसके बाद देखें आगे इसमें जो है सामान्य हिंदी भी देखें तो 5 नंबर इन टॉपिक के अंदर, सामान्य अंग्रेजी भी देखें 5 नंबर, तर्क एवं तर्क शक्ति 5 नंबर का, यानी प्रथम 10 5-5 यानी 50 नंबर का। इसके बाद अंतिम 5 जो होगा वो 10-10 नंबर का है, यानी समसामयिक करंट अफेयर्स 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता यानी जीके जिसको बोलते हैं ये 10 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद देखें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण 2 गद्यांश इसमें 10 नंबर के, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 2 ग्राफ 10 नंबर का, और तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिकाएं 10 नंबर के होंगे। और इसमें दिया है कैसे क्या होगा, इसमें ध्यान रखना है प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी निगेटिव मार्क का प्रावधान इसमें निहित है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम देखें तो जो समसामयिक घटना चक्र के प्रकाशन के नोट्स में है उसमें काफ़ी परीक्षाओं के जो कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर हम पेट के देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्था परीक्षा पेट 2023 संशोधित उत्तर कुंजी मास्टर शीट यानी जो आयोग द्वारा इसका मास्टर शीट दिया गया, यहाँ पर एक बार देख लें कि इसी पर हम चर्चा जो कुछ लेक्चर बनाकर कर चुके हैं यानी चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप इसको एक बार देख लें। जो आयोग ने अपना आंसर के संशोधित आंसर के जारी किया है तो एक बार इसको देख लें, इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम जो समसामयिक घटना चक्र के जो है नोट्स है या व्याख्या उस पर चर्चा करेंगे।
तो आप एक बार इसको डीपली देख लें प्रश्नों को। आवश्यकता होगी तो इस पर भी चर्चा किया जाएगा डिटेल में। यानी प्रथम 100 प्रश्न आप देख सकते हैं, 100 प्रश्न ये रहे 29 प्रथम पाली के लिए। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यह द्वितीय पाली 29 अक्टूबर का द्वितीय पाली का पेपर यहाँ पर यह दिया गया है। यानी द्वितीय पाली के पेपर को भी आप देख सकते हैं 2023 में परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो इसके प्रश्नों को यहाँ पर देख सकते हैं। इस 100 प्रश्न रहे इसके द्वितीय पाली के 29 को। और इसके बाद 28 को देखें, 28 का द्वितीय पाली भी आप देख सकते हैं। यानी इसके भी 100 प्रश्नों को आप देख सकते हैं। यानी 100 प्रश्न ये रहे 28 अक्टूबर 2023 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो इसको भी एक डीपली नज़र में आप देख लें। यानी इसके भी 100 प्रश्न रहे। इसके बाद प्रथम पाली का भी रहा, 28 तारीख के प्रथम पाली के पेपर रहा। इसको एक बार जल्दी से आप देख सकते हैं। थोड़ा आप इसको केवल देखने के दृष्टिकोण से चर्चा इस पर नहीं हम कर रहे हैं, इसलिए इसको केवल एक बार आप इसको देख लें। यानी 100 प्रश्न ये हो जाएगा। 2023 में जो परीक्षा का आयोजन किया गया था 4 सेट बनाए गए थे, उसके सारे ये प्रश्न रहे और उसके आंसर भी आयोग के ऑथेंटिक आंसर के दिया गया है। इसके बाद 2022 के भी इसी तरह से हैं। तो 22 पर इसमें चर्चा हम नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि 23 को हमने इसमें निहित किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 22 के जो 4 सेट थे उस पर भी चर्चा करेंगे, यानी इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। ये शुरू करते हैं समसामयिक घटना चक्र का जो ये दिया गया नोट से, यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का, इस पर जो है इसको शुरू करते हैं। और इसका जो शुरुआत है यहाँ से देखें तो इसकी शुरुआत जो होती है भारतीय इतिहास से, और भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास से इसमें निहित है। इसमें चलिए इस लेक्चर को देखते हैं। तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से यह जो इसके प्रश्न शुरू होते हैं। यानी इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में जो है प्राचीन भारत का इतिहास है। 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास होगा, इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा, प्राचीन भारत का इतिहास वर्तमान यानी आधुनिक भारत का इतिहास होगा। हालांकि इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर जो है बना के इस चैनल पर उपलब्ध हैं और इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं भारतीय इतिहास के। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इस टॉपिक पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू है। हालांकि लेक्चर में जो है इससे पूर्व यानी प्रागैतिहासिक काल, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है। लेकिन देखें पेट की जो शुरुआत है प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से, इसलिए हम यहाँ से चर्चा कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो ये प्रश्न देखें यूपीट्रिपल ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018, यहाँ देख सकते हैं सेकेंड मीटिंग का, यानी 2018, यानी सेकेंड लिखने का मतलब इसकी दोबारा जो परीक्षा हुई थी पुनर्परीक्षा। तो यहाँ पर देखते हैं, यह प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर सी सही, यानी एस आर राव जी ने हड़प्पा के एक हिस्से यानी लोथल की खोज की थी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अहमदाबाद जिले यानी गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज एस आर राव ने वर्ष 1955 से 62 के दौरान की थी। थोड़ा सा इसको विस्तार भी कर लेते हैं। देखें एस आर राव या रंगनाथ राव भी इनको कहते हैं, रंगनाथ राव, यह कहाँ पर, भोगवा नदी के तट पर। तो इसको, और यह अहमदाबाद गुजरात में। इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य यानी मेन फैक्ट इसमें संबंध देखें तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यानी जो लोथल है इसे लघु हड़प्पा पूछेगा। लघु हड़प्पा किसे कहते हैं तो इसी को लोथल कहेंगे या लघु मोहनजोदड़ो भी कहेंगे, तभी यही होगा। इसे बंदरगाह नगर यानी बंदरगाह नगर चावल उपजाने के अवशेष यहाँ से मिले हैं। बंदरगाह नगर के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल शवाधान, फारस की मोहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना, एक चित्रित मृदभांड यानी पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़े की याद इत्यादि जो है यहाँ से मिलती है। चित्रित मृदभांड पर जो है पंचतंत्र की कहानी और लोमड़े की याद जो है बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बड़े स्थलों में देखें टॉप 5 जो स्थल बड़े हैं उसमें से 3 जो हैं वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन अखंड भारत के रूप में वो भारत में ही था। 2 जो बड़े स्थल में है वर्तमान में अपने देश भारत में है। पहला जो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है। दूसरा जो है धौलावीरा है, यानी बड़े स्थलों में भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी का है जो कि हरियाणा में है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है वो धौलावीरा जो कि कच्छ गुजरात में है। यानी यह 5वां सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। भारत का सबसे बड़ा यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है धौलावीरा। तो यहाँ पर हमने चूँकि लोथल को देखा तो लोथल जो है यह देख सकते हैं इसकी स्थिति विशेष रूप से हमने थोड़ा सा इसको विस्तार कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो लोथल ही है, हमने देखा कि इसको बंदरगाह नगर के रूप में जानते हैं, यानी पोर्ट सिटी या पोर्ट टाउन के रूप में लोथल को जानते हैं। क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी। इसमें एक्सप्लेनेशन देखें तो यह है कि लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह था। यह शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। यह 2450
ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है, इंपॉर्टेंट है। अगला तीसरा नंबर प्रश्न देखें तो हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, यानी हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर देखें तो बी है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। वीडियो पुनर्परिचय 27 जून 2023 सेकेंड पाली, यानी यहाँ सेकेंड का मतलब सेकेंड पाली से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा स्थल की पहली बार संक्षिप्त खुदाई 1870 के दशक में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। वहीं हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी द्वारा की गई थी। यानी इसमें कह सकते हैं हड़प्पा की पहली संक्षिप्त खुदाई जो 1870 में ही शुरुआत कर दी गई थी और वह सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी, जबकि व्यापक खुदाई 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी जो द्वारा की गई थी। यानी इसमें देखें तो यह है कि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। यहाँ पर प्रश्न आता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, इनको देखने के लिए कुछ और नोट्स पर चलते हैं। इसको देखते हैं। भारतीय पुरातत्व संबंधित तथ्य में देखें तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत का पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। इसको 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तब्दील कर दिया गया तथा इसके पहले महानिदेशक जॉन मार्शल बनाए गए थे। तो जॉन मार्शल के निर्देशन पर ही राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 में जो है वह हड़प्पा की खुदाई करवा के सभ्यता पर प्रकाश डाला था। और कनिंघम के बारे में देख सकते हैं संक्षिप्त जो इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो संक्षिप्त खुदाई इन्होंने किया था। और ये थे क्या 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। घाटी सभ्यता संदर्भ में देख सकते हैं यहाँ नोट्स में दिया गया है। इसे पूर्व यानी इस चैनल पर इस नोट्स को बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सारे नोट्स जो इसमें नहीं थे आप इस चैनल पर जाकर इस नोट्स के लेक्चर को भी देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न को हमने देख लिया। अब चौथे प्रश्न पर चला उठते हैं। तो चौथा प्रश्न यह है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल से हाकरा मृत भांड के भंडार शामिल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो इसका आंसर ये है, राखीगढ़ी है। यह यूपीपीएससी यानी यूपी SSC पीट परीक्षा में देखें तो यह 29/10/2023 यानी 29 अक्टूबर 2023 यानी पिछला जो पीट था उसमें पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में स्थित राखीगढ़ी नामक हड़प्पी स्थल से हाकरा मृत भांड के भंडार की प्राप्ति हुई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट का प्रतिनिधित्व करता है। राखीगढ़ी नामक पूरा स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में। राखीगढ़ी को हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा धौलावीरा था। प्रथम स्थान देखें तो टॉप 5 में जो सबसे बड़े स्थलों में है वह सबसे बड़ा स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो है। इसके बाद हड़प्पा, एक और गर्मी वाला करके इस तीन जो है प्रथम 3 जो है पाकिस्तान में, 2 भारत में हैं। तो यहाँ राखीगढ़ी को हमने देख लिया। यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट का प्रतिनिधित्व मिलता है राखीगढ़ी से। चलिए अगला प्रश्न 5वां नंबर देखते हैं। तो यह है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका आंसर डी है, रोपण है। यह देख सकते हैं 2023 में 28 जो अक्टूबर 2023 को पीट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल जो है वह रोपण था। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन यह है कि रोपण देखें तो रोपण स्वतंत्र भारत में पहला सिंधु घाटी खुदाई का स्थल है। रोपण का आधुनिक नाम रूपनगर है। चलिए इसमें अन्य नोट से भी देख लें। हड़प्पाई स्थल को देख लेते हैं यहाँ पर। हालांकि रोपण को देखने के हम यहाँ पर आए थे। तो हड़प्पाई स्थल देखें तो वर्ष 1924 में जॉन मार्शल तत्कालीन ASI महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो इसमें स्थल, भौगोलिक अवस्थिति, खोजकर्ता, खुदाई और प्राप्त साक्ष्य क्या है। तो देख सकते हैं हड़प्पा जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, आकार के हिसाब से पहला मोहनजोदड़ो है। तो यह जो है पाकिस्तान में है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जहाँ पर चर्चा होगी हम कर लेते हैं। रोपण के बारे में हम देखने के लिए इस नोट्स पर हैं। तो रोपण देखें सतलज नदी पंजाब। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-54 में इसका यानी आज़ाद स्वतंत्र भारत में पहला स्थल इसकी खुदाई कराया गया था। तांबे, कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ, कुत्ते की मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य रोपण से मिला है। यानी कहाँ पर है, पंजाब में सतलज नदी पर यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई कराया था। साथ में आप इनको भी देख लें। इसमें जो अन्य स्थल है यानी लोथल के बारे में चर्चा किया था। यहाँ देख सकते हैं आमलीपुर देखें तो उत्तर प्रदेश संबंधी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। ये यज्ञदत्त शर्मा जी ने ही किया है। तो इसको देखें, जहाँ चर्चा होगी फिर हम यहाँ पर इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुड़ाल भी एक स्थल है जहाँ से सब जानकारी मिली है। यानी नाम भी होता है लड़कों का, लेकिन स्थल यानी ये कुड़ाल जो है यह नोटेड पॉइंट में रूप रखें कि यह हड़प्पाकालीन स्थल के नाम के रूप में भी कुड़ाल है। इसके नोट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। जो बजट 2021-22 में राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिव सागर, धौलावीरा, चिलनूर आदि को आइकॉनिक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए। तो यह है हड़प्पा काल का इनमें कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। इसका आंसर देखें धौलावीरा है। ये 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा।
यानी यह देखें तो टॉप 5 में, यानी भारत में देखें तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला तो राखीगढ़ था जो हरियाणा था, दूसरा यह जो कि गुजरात के कच्छ में है, यह दूसरा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। और यहाँ देखें तो ये हड़प्पा काल का, इसमें कौन सा 3 भागों में विभाजित था, तो ये धौलावीरा। इसके पहले देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित, इससे स्थानीय रूप से कोटवा डिम्बा के नाम से जाना जाता है। ये नोटेड पॉइंट है कि इससे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, कोटवा डिम्बा के नाम से जानते हैं। और इसका उत्खनन देखें तो 1985-90 के दौरान, यानी 1985-90 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा किया गया था, जो गुजरात के कच्छ जिले में है। हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन के साक्ष्य, यानी हड़प्पा सभ्यता के यहाँ से देखें तो उत्थान का भी साक्ष्य मिलता है, पतन के साक्ष्य धौलावीरा से मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो धौलावीरा से मिलता है। 7वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, ये कब पूछा गया था, आप देख सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य, यानी पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें यही सत्य, सिंधु लोग कपास को उत्पादन करने वाले थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग कपास को उत्पादन करने वाले पहले थे, यानी सबसे पहले देखें कपास को उत्पादन यहीं हुआ था। शेष इसमें गलत, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, गलत है, मिट्टी का बर्तन था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों से कवर करता है, पश्चिम बंगाल तक नहीं। हमने देखा था कि इसका जो पूर्वी भाग है, यानी यहाँ पर हम सीमा को भी देख लें तो ये जो उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है आधुनिक खोजों के आधार पर मांडा कश्मीर तक है, दक्षिण में देखें तो दायमाबाद महाराष्ट्र तक है, और पूर्व में देखें तो यूपी स्पेशल के लिए पूर्व वाला हिस्सा जो है महत्वपूर्ण होता है, यह आलमीगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। और जो इसका पश्चिमी हिस्सा है वह पाकिस्तान में सुतकागिंडोर तक है। तो यह अपने आप गलत हो जाएगा। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। घोड़े के साक्ष्य वहाँ पर नहीं है, कुत्ते बिल्ली तो थे। हमने देखा था कि वहाँ 9 प्रकार के अनाज, 6-7 प्रकार के पशु, ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम दे चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर, यानी इस चैनल पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे, तो उसमें विस्तार से जानना है तो आप इस चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है उसको आप कवर करके सारी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ देखें, संध्वकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारिता, आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थे। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोग नहीं किया। यूनानी इससे सिंडन करते थे क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। यूनानी जो है कपास को सिंडन करते थे क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी, यानी भारत से हुई थी। और यही सिंडन जो है बाद में कालांतर में इंडन यानी इंडिया के रूप में रूपांतरित हो गया। भारत देश का नाम भी इसी रूप में आ गया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो प्रश्न कवर नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करें इस लेक्चर में। तो 8वें नंबर प्रश्न देखें तो बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये डी हरियाणा में है। राखीगढ़ी को हमने देखा हरियाणा में है, उसी प्रकार से बनावली भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है। एक्सप्लेनेशन देखें, यानी कब पूछा गया आप इसको देख लें। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातात्विकविद डॉक्टर आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। हमने देखा था आर.एस. बिष्ट जो है यह धौलावीरा की भी खोज करते हैं, और यह जो है बनावली की खोज भी आर.एस. बिष्ट जो है किया गया था। आप पूर्व में भी देखा था कि जो स्थल यानी अदर नोट्स में हमने जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसको हमने नोट्स को दिखाने का प्रयास किया था, तो वहाँ से बनावली को भी देख लें, उसकी सारी जानकारी इसमें नहीं था। आगे देखते हैं तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर बी है, माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। इंग्लिश में लिखा है लेकिन मोहनजोदड़ो का हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला कहते हैं, माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ मतलब टीला से या पर्वत से, द डेड का मतलब मृतक, मृतकों का टीला मृतकों को पहाड़ के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ, शब्द का अर्थ है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में, यानी सबसे पहले क्या खोजा गया था, वो दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरा स्थल जो यही था मोहनजोदड़ो, जिसको 1922 में रखालदास बनर्जी जी ने, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी पर स्थित है। इसके बारे में और देखें तो यह है कि यहाँ से, यानी जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से जानकारी के रूप में देखें तो पशुपति महादेव की चारों तरफ, यानी मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, यानी मोहरों पर सबसे अधिक अंकन क्या है, एक श्रृंगी पशु का है। और मोहनजोदड़ो से देखें तो पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, और पशुपति महादेव की चारों तरफ जो है, चारों तरफ जो पशु हैं उनको देखें तो एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गैंडा है, और पाँवों पर 2 हिरण हैं, यानी कि पाँवों की तरफ 2 हिरण है, और आसन इनका भैंसे का है, यानी एक तरफ हाथी, एक तरफ
यानी हाथी है, बाघ है, गैंडा है, पाँवों पर 2 हिरण है और आसन भैंसा पर पशुपति महादेव का है, इनके चारों तरफ। मोहनजोदड़ो से देखें तो विशाल स्नानागार मिला है, सबसे बड़ी इमारत अनानागार ही है। एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल भी यहीं मोहनजोदड़ो से मिला है। शिव का पैमाना काशी की नर्तकी, श्रुति वस्त्र के साक्ष्य घोड़े के अस्तित्व का संकेत भी मिलता है मोहनजोदड़ो से। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद 10वें प्रश्न पर चलते हैं। तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए यहाँ पर डॉट है तकनीकी का प्रयोग किया गया था। डी है यानी मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। ये देख सकते हैं कब एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पर दिया गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यह है, एक्सप्लेनेशन इसका यह बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई कास्टिंग यानी लो वैक्स कास्टिंग, इसका इंग्लिश शब्द है, तकनीकी का प्रयोग किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट रखें, आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डांसिंग गर्ल या नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है यह मोम लोपी गलाई यानी ढलाई, मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग लो कॉस्ट वेग की तकनीक का प्रयोग करके इसको बनाया गया था। यह काशी की नर्तकी या डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे कि तुमसे किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है, यानी कि किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? तो इसका डी है, मोहनजोदड़ो से ही। पुजारी राजाओं की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। ये देखें कब पूछा गया। तो जो मोहनजोदड़ो है, आप जाकर जो अभी अदर नोट्स हमने देखा था मोहनजोदड़ो, वहाँ से सारी जानकारी कवर कर सकते हैं। 12 नंबर देखें तो पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है, यानी यहाँ टान दिया है तो इसको हमने देख लिया था। ये डी मोहनजोदड़ो से मिली है, यानी पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। ज्ञातव्य कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत का नाम स्थित है। यहीं पर हमने देखा था पशुपति महादेव के चारों तरफ जो है, एक तरफ हाथी, फिर बाघ गैंडा, पाँव के नीचे 2 हिरण और आसन भैंसा एक था, हमने पूर्व में देख लिया था। 13 नंबर देखें तो यह है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े किश्तियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़े किश्ती के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका डी है, सूदकोटदा से मिले हैं। सूदकोटदा से, देख सकते हैं कब पूछा है। सिंधु सभ्यता में घोड़े किश्तियों के अवशेष सूदकोटदा गुजरात में स्थित पुरातत्व स्थल से मिले हैं। सूदकोटदा, लोथल एवं कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां आदि जबड़े मिले हैं। यहाँ पर देखें जो बड़े पैमाने पर लिखा था इसलिए गलत था, कुत्ता ठीक था, बिल्ली थी। घोड़े को बड़े पैमाने पर करते थे, ये गलत हो जाएगा। थोड़े बहुत साक्ष्य घोड़े के हैं लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं थे, इसलिए बड़े पैमाने की वजह से गलत हुआ था। और यहाँ देख सकते हैं सिंधु घाटी से घोड़े किश्तियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो डी सूदकोटदा से मिले हैं। और सूदकोटदा कहाँ है? गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल है। और ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। अगली टॉपिक वैदिक संस्कृति, इस पर भी जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर देखें तो इस चैनल पर अपलोडेड है अदर नोट्स के माध्यम से। इस पर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट जो वैदिक संस्कृति पर लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो एंशिएंट हिस्ट्री के सारे पार्ट हैं वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वैदिक संस्कृति को। तो वैदिक संस्कृति पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें 13 प्रश्न जो थे वह सिंधु घाटी सभ्यता थे। वैदिक संस्कृति के प्रश्नों को भी इसमें जल्दी से देख लेते हैं। देखें निम्नलिखित में कौन सा उपवेद नहीं है? पूछ रहा है कौन सा उपवेद नहीं है? तो डी यानी योग वेद जो उपवेद नहीं है, जबकि धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेद जो उपवेद है लेकिन योग वेद जो उपवेद नहीं। कब पूछा गया इसको देख सकते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में योग वेद को छोड़कर अन्य सभी उपवेद हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से है, यानी आयुर्वेद जो इसमें दिया गया है, आयुर्वेद देखें चिकित्सा से, गंधर्ववेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से, शस्त्र शास्त्रवेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है, लेकिन योग वेद जो है वो उपवेद के अंतर्गत नहीं है। इसमें देखें जो आपका यानी ये जो है आयुर्वेद जो यह सबसे प्राचीन जो वेद है, सबसे प्राचीन जो वेद ऋग्वेद है उसका उपवेद जो आयुर्वेद है, यानी ऋग्वेद का जो उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद को हमने देखा था कि जो है ये सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन जो है, और दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद है। इसको वेद त्रयी या त्रयी के रूप में जानते हैं। और चौथा जो अंतिम जो वेद था अथर्ववेद था। तो इसका आयुर्वेद किसका उपवेद हुआ? यह ऋग्वेद का है। इसके बाद गंधर्ववेद देखें, गंधर्ववेद जो है ये सामवेद का उपवेद है। यजुर्वेद का जो धनुर्वेद है, यानी धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का है। और जो अथर्ववेद का उपवेद अथर्ववेद ही है। तो इसमें शस्त्र शास्त्र और धनुर्वेद जो ये 3 है ये उपवेद है, लेकिन योग वेद नहीं है। चलिए अगला चलते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा क्योंकि पूर्व के लेक्चर में हमने विस्तार किया है। इस चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं काफ़ी विस्तार में। दूसरा प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो सी इसमें वर्षा व चक्रवात के देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद में देखें तो सर्वाधिक बार वर्णन इंद्र का ही आया है, यानी देवताओं के रूप में देखें तो सर्वाधिक जो बार वर्णन आया इंद्र का आया 250 बार आया है। दूसरा जो सर्वाधिक बार देवताओं का वर्णन आया 200 बार अग्नि देवता का वर्णन आया ऋग्वेद में। तो यह जो देवता हैं यानी इंद्र हैं, यानी ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता थे। उत्तर वैदिक काल में उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में जो त्रिदेव थे जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश थे उनकी स्थिति ज़्यादा प्रबल हो गई थी और आज भी है। तो आप इस चैनल पर जाकर के सारे लेक्चर को इस पर आधारित देख सकते हैं। तो यहाँ जो प्रश्नगत प्रश्न उसकी व्याख्या देखते हैं।
ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं। इन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया। इंद्र आर्यों के युद्ध देवता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। उन्हें वर्षा के देवता के रूप में भी चित्रित किया गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तो पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? यानी पंचगव्य पूछ रहा है, पंचगव्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर देखें तो डी यानी तुलसी पंचगव्य में शामिल नहीं है। यानी पंचगव्य में है कौन, इसको आप देख लें तो गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद का मतलब यह ऋग्वेद का जो आयुर्वेद में इस औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। यानी तुलसी का पौधा जो औषधि पौधा है वो पंचगव्य में नहीं है। पंचगव्य में यह जो है गाय से जो प्राप्त जो पदार्थ हैं, गाय का दूध है, दही है, घी है, मूत्र और गोबर, ये पंचगव्य हैं, यानी गाय से प्राप्त होने वाले हैं। और तुलसी जो एक औषधि पौधा है, बहुत धार्मिक महत्व तुलसी के पौधे का भी, ये पंचगव्य में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमने पंचगव्य को देख लिया। इसी तरह से पंच अमृत भी होते हैं, यानी एग्जाम में पूछ देगा। यहाँ पंचगव्य जो गाय से संबंधित उत्पाद थे हमने देखा। पंच अमृत को भी कभी कभार पूछ सकता है कि पंच अमृत किसे कहते हैं, तो उसको भी आप नोट पॉइंट के रूप में कर लें। पंच अमृत यानी 5 अमृत की संज्ञा किसको दी गई है? तो पहला इसमें दूध है, यानी पंचगव्य में भी दूध था, दूध इसमें भी रहेगा। घी है, यानी घी भी शामिल है। दही है, दही भी इसमें भी शामिल था, पंचगव्य में भी दही है। इसके बाद देखिए, यानी 3 जो ये पंचगव्य में शामिल थे, दूध, घी, दही, इसमें भी पंचामृत में भी शामिल है। 2 इसमें से अलग हो जाते हैं, यानी चौथा इसमें शहद है, शहद यानी मधु है, और 5वां जो है जल है। ये पंचामृत हैं। यानी पंचगव्य के प्रथम 3 यानी दूध, दही, घी तो रहेंगे, शहद और जल जुड़ जाएंगे तो पंचामृत किए जाएंगे। इन्हीं पंचामृत से जो अभिषेक किया जाता है, यानी पंचगव्य जो है ये औषधि के रूप में है, जबकि पंचामृत जो है यह अभिषेक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न इसमें देखते हैं, तो यह महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका सी आंसर है, शतपथ ब्राह्मण में इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो यह है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुछ दिन कहा गया, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये दूसरा तैत्तिरीय है। इसी शतपथ ब्राह्मण में देखें तो कृषि एवं सिंचाई का वर्णन है, कृषि और सिंचाई का वर्णन जो है इसी जो है ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इसमें देखें तो महाजनी प्रथा का उल्लेख है, इसमें सूदखोर को कुछ दिन कहा गया है। 5वां प्रश्न देखें तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ अभी हमने देखा कि यजुर्वेद के यानी 20 का यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद की रचयिता वात्स्यायन के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। इसके बाद 6वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों की जो गद्य प्रकरण है, गद्य यानी पद्य जो नहीं है, यानी गद्य वाला जो प्रकरण है, क्या कहलाते हैं? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। यानी वेदों का वह प्रकरण जो गद्य में लिखे गए हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो इसका देखें यह है कि वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय कौशिक की 2 है, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है, यानी यजुर्वेद के देखिए शतपथ, तैत्तिरीय व मैत्रेयी, काठक तथा कठ कपिल्य, यानी इस प्रकार से देखें तो ये 4 जो है ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के हैं। सामवेद का देखें जो ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश जैमिनी है, और अथर्ववेद का गोपथ जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। 7वां देखते हैं तो यह है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका ऋग्वेद है। इसमें चर्चा कर लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो यह है प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ के देवताओं का आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। यह वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 128 है, मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई। इसमें 10 मंडल है। तो हमने पूर्व में विस्तार चर्चा किया था कि देखें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, 10,580 इसमें मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं। इस प्रकार से 10,462 मंत्र इसमें हैं। और इसमें देखें तो इसका उपवेद हमने देख लिया था, आयुर्वेद है, और इसमें सर्वाधिक देवताओं वर्णन जो 250 बार जो इंद्र का है, 200 बार अग्नि का है। इसके 10 मंडल हैं। 10 मंडल में देखें तो दूसरा से लेकर 7वां जो मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल, इसमें वंश मंडल यानी वंश की जानकारी दी गई है। 7वें मंडल में देखें तो वरुण को समर्पित है 7वां मंडल, और भरत वंश और 10 राजाओं के बीच पुरुष रावि नदी तट पर जो दशहरा का युद्ध हुआ था इसी में 7वें मंडल में है, जिसमें आर्यों के राजा सुदास विजयी हुए थे, अनार्यों के राजा भेद थे। 10वां मंडल जो है चारों जो वर्ण उसका वर्णन 10वें मंडल में है। 9वें मंडल में सोम का वर्णन है।
इसके बाद देखें चौथे मंडल में कृषि संबंधी जानकारी है। तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र जो है सूर्य भगवान सूर्य या सावित्री को समर्पित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्रह्मी है और ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होत्र या होता कहा जाता है या कहा गया है। इसके अलावा देखें अश्वेता जो ईरान क्षेत्र से और ऋग्वेद में समानता पाया जाता है। तो ये हमने इसको विस्तार किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको विस्तार फार्म को। पूर्व लेक्चर में भी इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो डी यानी सावित्री भगवान सूर्य को समर्पित है, जिसके रचनाकार हमने देख लिया था कि विश्वामित्र जी हैं। यानी एक्सप्लेनेशन देखें तो यह है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सवित्र देवता या सूर्य देव को समर्पित है। ज्ञातव्य कि सवित्र की रश्मि को ही सावित्री की उपमा दी जाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र का वर्णन जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। नवा प्रश्न इसमें देखें तो यह ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? इसका ए आंसर सही है। ए का मतलब व्यास और सतलुज का। इस ऑप्शन से देख सकते हैं यहाँ पर एक का पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देखें तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र था व्यास का मतलब प्राचीन नाम विपाशा इसका था। सतलज का प्राचीन नाम सुतुद्री है। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 जो नदियाँ थी उस पर हमने जो है चर्चा किया है पूर्व लेक्चर में, आप जाके चैनल देख सकते हैं। तो नामक नदियों और पंचनद से पंजाब आधुनिक पंजाब है। नामक नदियों के मध्य संवाद संकलित है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिन्हें मातेमा यानी नदियों में माताओं के समान, देवीतमा नदियों में देवी के समान और नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ जो है नदी जो है सरस्वती जी को माना गया। सरस्वती नदी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम जो पिछला जो एग्जाम था 28 अक्टूबर 2023 को था, इसमें था ऋग्वेद में विश्वामित्र जी और किन नदियों के बीच संवाद था? तो व्यास और यानी विपाशा नदी और सुसूत्री नदी के बीच संवाद हुआ था। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, यानी इसमें देखें तो वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, यानी आंशिक रूप से गद्य कृति है, गद्य है पद्य नहीं है, तो वो जो देखें यजुर्वेद है। यानी उसमें ज़्यादातर क्या होगा? पद्य होगा। उसमें आंशिक रूप से गद्य लिखा गया है। तो यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य कृति, यजुर्वेद के अध्याय जो आंशिक रूप से छंद और आंशिक रूप से गद्य बने हैं में कई प्रार्थनाएं और सूक्त शामिल। यजुर्वेद के अध्याय में विभिन्न यज्ञों को करने का विस्तृत विवरण दिया गया है। यानी ये किसमें है? यजुर्वेद में है। या यूँ कहें यह गद्य और पद्य दोनों में रचित जो वेद यजुर्वेद है। और हमने ये भी जानते हैं कि यजुर्वेद जो कर्मकांड यानी बलिदान विधि इसमें है, यानी कर्मकांड या बलिदान विधि यज्ञ संबंधी विधि का वर्णन जो यजुर्वेद से मिलता है। तो इसके बाद देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका वेदांग है। यानी वेद के अंतिम भाग को वेदांग के नाम से जानते हैं। वेदांग पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड है, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं करें। आप जाके चैनल पर देख सकते हैं कि वेद के अंतिम भाग को वेदांग कहते हैं। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी बी भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। यानी रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की पत्नी थी। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी था। सुतकीर्ति जो शत्रुघ्न यानी 4 भाई थे, चारों भाइयों की पत्नियों को दिया गया। सबसे बड़े भाई वो राम जी थे, तो इनकी पत्नी का नाम सीता जी था, माता सीता जी। और जो है लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था, जो कि वनवास के दौरान यह लक्ष्मण जी जो है 14 वर्ष जागते रहे और 14 वर्ष सोती रहे उर्मिला जी। इसके बाद शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, इनकी पत्नी का नाम सुतकीर्ति था। और जो भरत थे, यानी भरत को देखें, यानी राम के बाद जो दूसरे नंबर पर थे भरत थे, और भरत की पत्नी का नाम यह मांडवी था। यानी मांडवी किसकी पत्नी थे? भरत की थी। यानी वनवास के दौरान भरत ही अयोध्या पर जो शासन कर रहे थे, भगवान राम की जो पादुका थी उसको सिंहासन पर रखकर वो अभी एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यह रामायण काल से लिया गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितनी दिनों तक लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट है यह। कुल 18 दिन तक की लड़ी गई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यानी महाभारत में हमने देखा था कि महाभारत देखें तो महाभारत में सबसे पहले कितने थे? 2400 श्लोक थे। महाभारत में सबसे पहले कितने थे? 24,000 श्लोक थे। इसके बाद जो है श्लोक यानी ये दूसरा इसका एडिशन, यानी 3 एडिशन में महाभारत लिखा गया था। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे पहले एडिशन। पहला संस्करण महाभारत का जब आया था तो इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। दूसरा एडिशन इसका बना था, इसमें 24,000 इसके श्लोक हो गए थे, तब इसको भारत कहा गया था। तीसरा संस्करण महाभारत का जब आया था तो इसमें 1 लाख श्लोक हो गए थे, तब इसे जो है महाभारत या सत साहित्य संहिता कहा गया था। और इसमें 18 पर्व में 18 दिन तक महाभारत का जो है ये चला था, जिसमें भीष्म पर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछ देता है। और इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पर महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन चला था। और इसमें देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न देखें तो ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और
द्युति के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर क्या है, ब्रह्मवर्त यानी भारत का ऋषि ब्रह्मवर्त, यानी ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों जिसमें सरस्वती जी हैं और द्युति के बीच का जो भूभाग है उसको किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्युति के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म पर आधारित होगा। इसमें हम गौतम बुद्ध जी के बारे में देखें, जीवन और शिक्षाओं को देखें। अगले लेक्चर में निहित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।